अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो मरियम नवाज़ साहिबा ने एक इंतहाई आम इंटरव्यू दिया BBC को, उनका ये इंटरव्यू जिसमें शायद वो कुछ बात ऐसी कर गई जो वो शायद उनका मकसद नहीं था, या अगर वो मकसद वही था तो फिर ये एक बड़ी अजीब बात है जहाँ पर वो फ़ौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रही हैं। उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजने की शर्त पर वो फ़ौज से बात कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि PDM के प्लेटफॉर्म से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन ये सबके सामने साफ़ और शफाफ तरीके से होने चाहिए। और उनका इस वक्त राब्ता है वो बुनियादी तौर पर आवाम से है, जो बहुत भरपूर अंदाज में आगे बढ़ रहा है और जिसके नतीजे में शायद जो हुकूमत है वो बौखलाहट का शिकार है, और उसी बौखलाहट में, बेचैनी में बहुत सारे गलत काम और फैसले ये हुकूमत कर रही है। इससे पहले वाज़े किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि फ़ौज के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात या बात नहीं होगी। आज वो ये भी कह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बराह रास्त उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया। अब ये बड़ा मीनिंगफुल एक इंटरव्यू है इस वक्त मरियम साहिबा का, ख़ास तौर पे जब गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन अपने ज़ोरों पर जारी है। मरियम साहिबा भी वहाँ हैं, बिलावल साहब भी वहाँ हैं, हुकूमती रहनुमा भी वहाँ हैं। ऐसे में एक बयानिया, एक नैरेटिव अपनाने के बाद आज वो इस हुकूमत को घर भेजने की बात कर रहे हैं, और वो इस हुकूमत को घर भेजने के लिए भी अफवाज पाकिस्तान से ये कह रही हैं कि फिर वो अफवाज पाकिस्तान से बात करेंगी। इस्टेब्लिशमेंट में से किन लोगों ने मरियम साहिबा के किन करीबी लोगों से रब्ता करने की कोशिश की है, इस पे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। ना उनके पास कोई नाम है और ना उनको कुछ और इस सारे मामले में है, और कहती हैं छुप छुपा कर अब कोई बात नहीं होनी। तो ये मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस पर ज़रा बात करें कि जो इस वक्त नून लीग का एक बयानिया है और बिलखसूस ये इंटरव्यू है, इसका एक पोर्शन तो ये है जिसमें वो घर भेजने की बात कर रही हैं इस मौजूदा हुकूमत को। दूसरा जो पोर्शन है वो जो एक इंक्वायरी मुकम्मल हुई है IG सिंध के हवाले से, उस पर भी मुसलसल जो मौक़िफ़ जिसको हमने कल भी डिस्कस किया, और फिर मरियम साहिबा भी आज कह रही हैं कि अवाम के सामने चीज़ें वाज़े नहीं हुई, अवाम को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं चला, मज़ीद गलतफ़हमी फैली, जबकि एक बड़ा अहसन कदम हमने जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया, और जो मुलव्विस थे लोग उनको भी अगर मुअत्तल करने की बात है या GHQ बुलाने की बात है, तो ये भी एक नया प्रेसिडेंट है जो आर्मी चीफ सेट कर रहे हैं। लेकिन किसी चीज़ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मुतमईन नज़र नहीं आ रही, और बिलखसूस वो अफवाज पाकिस्तान के साथ एक टकराव किसी कैफियत या हर चीज़ पर तनकीद करना या उंगली उठाना, ये एक वतीरा इस वक्त जो है हम वो देख रहे हैं कि बनता जा रहा है। मरियम साहिबा भी इस सारे मामले पर खुश नहीं हैं। ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें, और साथ साथ जो GB का इलेक्शन है कुछ डिस्कशन हम उस पर भी करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब आपके वक्त का। ताहिर मलिक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सोलंकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप मरियम साहिबा के इस इंटरव्यू को, और जो अब तक जो केस बिल्टअप किया था, चाहे उनके वालिद साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया हो, या वो जो खुद जलसों में केस एक बिल्टअप कर रही हैं, आप नहीं समझते कि इस एक इंटरव्यू ने उसी की नफ़ी कर दी? और फिर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो रेलेवेंट होने की भी कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वो तमाम तर कोशिश या क्राउड GB में पुल करने के बावजूद भी रेलेवेंट नहीं है। हाउ डू यू सी इट सर, आप कैसे देखते हैं? मुझे नवाज शरीफ के बयानिए, तकरीरों और मरियम नवाज़ के इस इंटरव्यू में कोई तज़ाद नज़र नहीं आता। इससे पहले भी नवाज शरीफ ने जो तकरीरें की हैं उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि वो फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, उन पर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं जिसके बारे में बहस हो सकती है कि वो इल्ज़ामात सही हैं या गलत हैं। सोलंकी साहब, वो जो जिनके नाम लिए हैं वो उन इदारों के सरबराहान हैं, उन इदारों का वो चेहरा है, पहचान है, तो क्या इसको सिर्फ अलहदा कर दिया जाएगा उन चंद लोगों को और इदारे को? देखें, इससे पहले भी सरबराहान रहे हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, असगर खान केस, उसमें जिन लोगों पर इल्ज़ाम थे वो इदारों के सरबराह ही थे। इससे पहले इमरान खान ने जनरल कियानी का नाम लेकर उन पे इल्ज़ाम लगाए थे, वो भी उस इदारे के सरबराह थे। इससे पहले ज़ियाउल हक पर इल्ज़ाम लगे हैं, अयूब खान पे लगे हैं। तो ये इस मुल्क के अंदर कोई नई बात नहीं है। अहम बात ये नहीं है कि किस पर इल्ज़ाम लगाया है। इस इंटरव्यू में मरियम ने ये कहा है कि उनसे राब्ता किया गया है
उनसे उनके कुछ करीबी लोगों के जरिए राब्ता किया गया है। ये नहीं कहा कि हमने राब्ता किया है, उन्होंने कहा कि क्योंकि अब राब्ता किया गया है तो ये राब्ता जो है वो शफाफ तरीके से जब भी होगा तो होगा, क्योंकि इससे पहले आपको याद है कि जो मुलाकात हुई थी जो एपीसी की मीटिंग से 3-4 रोज पहले, उसके किस तरीके से मज़े ले लेकर शेख रशीद और कुछ वफाकी वज़रा इस्तेमाल करते रहे। तो इसलिए पिछला जो इजलास हुआ है पीडीएम का, उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि अब अगर किसी से भी बात होगी तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी और सब मिल के बात करेंगे, कोई एक जमात, कोई एक फर्द कोई गुफ्तगू नहीं करेगा। ये हमारे मुल्क के इदारे हैं, अगर उनसे कोई बात होती है, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तो इसमें इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। आपकी बात बिल्कुल बजा असर और इत्तेफाक आपकी बात से। सोलंकी साहब, जो एक और जो अहम फैक्टर है, जो जहां पर वो इस शर्त को कंडीशनल कर रही हैं इस मामले को कि फौज जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजे, ये नहीं आप समझते कि ये बड़ा एक सवालिया निशान है? वो मुदाखलत की दावत दे रही हैं। ये तो जो 2014 के धरने में हम जिस तरह जिन चीज़ों के खिलाफ थे, जो भी उसकी रियलिटीज़ थी, मोर और लेस आज जो भी रियलिटीज़ हैं कि ये हुकूमत कैसे है कैसे नहीं है, सेटिंग दैट असाइड, आज वही बात मरियम साहिबा कर रही हैं कि फ़ौज इस हुकूमत को घर भेज, कल इमरान खान साहब करेंगे, परसों पीपल्स पार्टी करेगी, और फिर आप मुतनाज़ अफवाज पाकिस्तान को बनाएंगे, दावत भी आप खुद देंगे, इस तरह की चीज़ें भी आप खुद कहेंगे, फिर आप कहेंगे जी वो फ़ौज मुदाखलत करती। ये अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब इस बात में छुपा हुआ है कि पीडीएम का बयानिया ये है कि ये एक मसनूई हुकूमत है, ये बैसाखियों पर बनाई गई है, इसमें एल्फियाँ लगाई गई हैं ऐसे ऐसे भांत भांत के लोगों की। अगर ये एल्फियाँ ना हो, बैसाखियाँ ना हो, तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। और इस बयानिए को खुद इमरान खान और उसकी काबीना तक़वियत देती है जब वो एक सफ़े का बयानिया लेके लहराते हैं और शेख रशीद और दूसरे तमाम लोग कहते हैं कि जी फ़ौज हमारे साथ खड़ी है और इदारे हमारे साथ खड़े हैं, तो वो खुद इस बात को तक़वियत देते हैं। इसलिए इस पर एतराज़ नहीं हो सकता गिवन जो मरियम का बयानिया है। बिल्कुल सही, इस पर एतराज़ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल आपकी राय है। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मैं ताहिर मलिक साहब की राय लूँगा। गो के सूरत हाल क्या है, ये हुकूमत बैसाखियों पर है या नहीं है, ये एक तरफ, लेकिन बहुत सारी और रियलिटीज़ हैं जो दूसरी तरफ है। मैं मलिक साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेक के बाद लूँगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मलिक साहब, इस तफसील में अगर हम जाएं या ना जाएं कि ये हुकूमत किस तरह बनी और किस तरह खड़ी है, हम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर भी अपोजिशन में जो जमात, एक्टिव जमात थी जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। उसका एक बयानिया था कि इलेक्शनों में बेतहाशा धांधली हुई है और उनका मैंडेट चुराया गया और ये हुकूमत बनी। तब वो ये अगर कहते थे कि अंपायर की उंगली उठ जाए, ये घर चले जाएँ, नवाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, आज अपोजिशन यही बातें कर रही है या किसी भी अंपायर की उंगली उठने या उठाने की बात कर रही, मुझे इसमें फ़र्क नज़र नहीं आता। गो कि इस पे ज़रूर बात हो सकती है कि कौन सी हुकूमत कैसी है, और हर वक्त की हुकूमत किसी दूसरे को तो खटकती रही है और जाली मैंडेट वाली लगी है। पिछली पीटीआई को लग रही थी, ये वाली मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों को लग रही। फिर क्या ये जवाब जायज़ हो जाता है कि आप कहें कि जी फ़ौज घर भेजें इनको? तो देखिए, ये बिल्कुल आपका जो सवाल है ये बिल्कुल हमारी सियासत की दुरुस्त तशखीस करता है। तो ये जो म्यूजिकल चेयर है इक़्तिदार का, और ये जो हमारी सियासत दायरों में मुक़य्यद है, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। अब बात ये है कि ये सब कुछ करके, किसी को रुखसत करके, किसी को वेलकम करके, आज पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है वहाँ सियासत और मईशत रुक गई हैं एक जगह पे। तो मैं समझता हूँ कि रियासत के मुफादात सबसे अहम होते हैं। तो सबको, स्टेक होल्डर्स को मिलके, अफवाज पाकिस्तान भी हमारी हैं, सियासी जमातें भी हमारी हैं, एक डायलॉग होना चाहिए। देखें, आम आदमी जो है उसकी आज दिहाड़ी नहीं है, महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी जीरन की है,
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारा जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो मुल्क को आगे ले जाना चाहिए, मुल्क को उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर हम माजी में भटकते रहे, और जहां आपने दुरुस्त कहा कि इमरान खान साहब ने जो 126 दिन दफना किया, उन्होंने और ताहिर अल कादरी ने ना सिर्फ इंतखाबात में धांधली की बात की बल्कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात की। तो जिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की उन्होंने 1, 2, 3 करके पॉइंट वाइज बात की, इक्तदार में आने से पहले और इक्तदार में आने के बाद उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हो। अब हुकूमत लेजिस्लेशन करके अपोजिशन उसके साथ मिलके वो इंतखाबी इस्लाहात कर सकती है। उससे आप अंदाजा लगाएं कि लोकल बॉडीज कराने को ना हमारी सूबाई हुकूमतें ना वफाकी हुकूमतें कोई दिलचस्पी रखती हैं। तो हर सियासी जमात अपोजिशन में इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालती है बेहतर डील करने के लिए, और हर हुकूमत ये तासर देती है कि हम सब एक पेज पे हैं, लेकिन आम आदमी किस पेज पे है, उसकी जिंदगी के क्या इशूज हैं और मुल्क एक जगह पे क्यों रुका हुआ है, उसको आगे जाना चाहिए। उसके लिए हम सबको अपनी अपनी अनाओं से बाहर निकलना होगा और सियासत पे, मईशत पे, कौमी सलामती पे, खारजा पॉलिसी पे एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। उसमें अदलिया भी अपना रोल प्ले कर सकती है, उसमें जिंदगी के मुमताज पाकिस्तानी शख्सियात भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अना, गुस्सा और जिद खा वो इदारों का हो, अपोजिशन जमातों का हो और हुकूमती हलकों का हो, ये मुल्क के मुफाद में नहीं। राइटली सेड मलिक साहब। मैं सोलंकी साहब आपसे जानना चाहूँगा, कोई तो चीज़ होगी जो बाइंडिंग फैक्टर अब बनेगा। ये डिवाइड जिस हद तक और जिस ख़तरनाक हद तक चली गई है, गो के माजी की भी आपने मिसालें दी, लेकिन जितनी ऑन गोइंग ये इस वक्त ख़तरनाक है, ये रियासत पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। पोल्स अपार्ट होना, इदारों पर बातें हो रही हैं, हर इदारे पर सवाल उठ रहे हैं, कोई इदारा ऐसा नहीं जो मुतनाज़ ना हो या ना बनाया जा रहा। दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर सर। ये कहाँ पर जाके ये चीज़ थमेगी या इख्तिताम पजीर होगी? जिस ख्वाहिश का इजहार मलिक साहब ने किया वो तो हम सब उस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अन्ना की भी बात की और अनफॉर्चुनेटली वो मुमकिन होता हमें किसी सूरत नज़र नहीं आ रहा। बट दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर सर। दुरुस्त जी, मेरे ख्याल में जो सच और मुसालहती कमीशन की तजवीज़ PDM ने दी है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कि तमाम लोग बैठकर मुज़ाकरात करें, ये PDM तो कल बनी है। इससे पहले इन लोगों ने कोशिश की कि ख़ुद इमरान खान को इंगेज करें। अगर आप याद करें, जब असम्बली का इजलास हुआ इंतखाबात के बाद, तो दोनों बड़ी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नून ने, इनको पेशकश की कि आए हम जो है बावजूद इस बात के कि हम इंतखाबात को नहीं मानते कि ये कोई शफाफ इंतखाबात हुए, लेकिन फिर भी हम मुल्क के लिए आपके साथ मिल बैठने के लिए तैयार हैं, आए कोई एजेंडा बनाएं, कोई मीसाक मईशत करें, जो बुनियादी इस्लाहात हैं उन पे बात करें। लेकिन उस वक्त जो है वो इमरान खान का मौक़िफ़ ये था, टच मी नॉट। वो इनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। सर वो तो आज भी नहीं है सोलंकी साहब, आज भी नहीं है तैयार जी। तो फिर उस सूरत में सिवाय इसके कि भाई कौम का एतमाद हासिल करने का क्या तरीका है, इंतखाबात, उसका तरीका यही है। तो और तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन सोलंकी साहब, इंतखाबात की भी अगर बात कर लें तो फिर कौन यकीन करेगा? अभी तो GB के हवाले से शफाफ इलेक्शंस की बात शुरू हो गई है, 2-3 दिन की बात है ये, इस वीकेंड पे ये इलेक्शन होना है, रिजल्ट आएगा, वो फिर किसी को कबूल होगा, किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। जनरल इलेक्शंस होंगे तो हर दूसरा यही कहेगा जी इस तरह लाए गए, उस तरह लाए गए। कोई इलेक्शन आप बता दीजिए, आप अपने वसी तर तजर्बे की उस रोशनी में, जिस पर उंगलियां ना उठी हों या किसी ने ना कहा हो कि ये ख़राब नहीं था, ये इलेक्शन बड़ा अच्छा हुआ और हम तस्लीम कर। पाकिस्तान हमने 2 लाख किया, उसमें भी ये इलेक्शन ही वजह बना। तो किस तरह एक ऐसा इलेक्शन मुमकिन हो पाएगा जिस पर सारों का एतमाद हो? अब तक तो नहीं हुआ। हाँ, ये ठीक है कि पिछले जो तजर्बे हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए कोशिश नहीं की जानी चाहिए। देखें, अभी पिछले दिनों इन जमातों ने एतराज़ किया कि फ़ौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर दोनों जगह नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आपने देखा कि आर्मी चीफ की तरफ से ये बात आई थी कि जी हमें कोई नहीं है शौक, आप अपना कोई बेहतर इंतज़ाम कर लें। तो हर मसले का कोई हल हो सकता है, अगर ये मिल बैठें और कोई हल निकालने की कोशिश करें
تو بالکل حل نکل سکتا ہے. رائٹلی سیٹ جی، بالکل حل نکل سکتا ہے. پھر ایک تنقید ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں بڑی حد تک نظر آتی ہے، وہ جو انکوائری ہوئی ہے آئی جی سندھ کے حوالے سے، اور اس پر ناراض ہے، خوش نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہی، کہہ رہی ہے مزید کنفیوژن پیدا ہوئی. اور فارگیٹنگ دیئر آن ٹریک ریکارڈ، جہاں پر انہوں نے لاشیں دن دہاڑے گرا دی تھی اور حکومت میں تھے سانحہ ماڈل ٹاؤن، وہ آج تک کہاں پڑا ہے؟ نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اور یہ ایک گرفتاری گو کہ ہم نے بہت اس پر تنقید کی، اس کی مذمت کی، جس طرح آئی جی سندھ کے ساتھ جو رویہ تھا، لیکن پھر بھی کچھ تو ایٹ لیسٹ ہو رہا ہے. ادھر دن دہاڑے یہ گولیاں مار کے پریگننٹ خواتین کو ان کی جانیں لے لیں اور ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور آج دعوے کر رہے ہیں کہ جی عوام میں پبلک کریں وہ رپورٹ، اور مزید کنفیوژن ہے اور شفاف نہیں ہے اور خلاصہ ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. بریک کے بعد ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویوز پر لوں گا، ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ملک صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک چیز ہوئی، کتنی اچھی ہوئی کتنی بری ہوئی ایک بات ہے، پر کوئی تو لوگ کیفر کردار کو پہنچے، کچھ تو کسی کو تو کچھ پتہ لگا کہ میں نے کس طرح اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا. پھر بھی خوش نہیں ہے مسلم لیگ نواز. مریم صاحبہ آج انٹرویو میں بھی فورن میڈیا کو کہہ رہی ہیں کہ جی وہ ٹھیک مطمئن نہیں. کل ان کے باقی لیڈران کہہ رہے تھے. اپنا ٹریک ریکارڈ کیا ہے سر؟ میں تو اس کی بنیاد پہ ہی جج کروں گا نا کہ آپ نے بڑے اچھے پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، پھر تو آپ توقع بھی ان کی کریں. اب لیکن چونکہ آپ نے اداروں سے لڑائی اور دشمنی لی ہوئی ہے تو آپ نے بیجا تنقید ان پہ کرنی ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے سر؟ دیکھیں، ہر دور میں ایسے مظالم ہوتے ہیں اور ان کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ حذف کر دی جاتی ہے اور انکوائری بھی مینج کر دی جاتی ہے. یہ پوری ہمارے یہاں تاریخ ہے، لیکن پبلک پریشر ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اکاؤنٹیبل ہوں اور انکوائری کی ڈیٹیل عوام لوگوں کا جاننے کا حق ہے. جو آپ فرما رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ اس کو بڑا ایشو بنا اور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر انکوائری کی، جوڈیشل انکوائری کی، اور ڈیٹیل ججمنٹ بھی اس کی پبلک ہوئی، اس کے تحت کرمنل پروسیڈنگز بھی ہوئی. اب مجھے جس چیز سے مایوسی ہوتی ہے کہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ دھرنے والے لوگ جو ہیں کنٹینر والے وہ پرائم منسٹر بن گئے، لیکن جو اس میں ملوث سے کی لوگ وہ دوبارہ اہم عہدوں پہ فائز ہو گئے، اور جن چودھری سرور صاحب نے ریزائن دیا تھا ماڈل ٹاؤن پہ وہ دوبارہ گورنر بن گئے. تو نظام وہی رہتا ہے، چھوٹا اس کے کاسمیٹک چینجز آ جاتے ہیں. راؤ انوار کا بڑا معاملہ اٹھا، سانحہ ساہیوال کا، اور سارے. تو نظام طاقتور ہے، لیسن ہم لرن نہیں کرتے اور دور بدلتے رہتے ہیں. طاقتور ترین لوگ مزید طاقتور ہوتے رہتے ہیں اور کہیں پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی. ابھی سندھ گورنمنٹ کی انکوائری رپورٹ کبھی جو ہے سامنے آنی چاہیے. اور یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہر پارٹی جب اقتدار میں ہوتی ہے اس وقت بھی ایسے ایکسس جو ہیں ایکسیسز ہوتے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا کا، سول سوسائٹی کا، عوام کا یہ کام ہے کہ ان مظالم پہ آواز اٹھائی جائے. اس طرح کے جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی روش ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. کنڈیم کرنا چاہیے جی. اور جہاں تک جو بھی معاملات ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اب پیپلز پارٹی اس پہ معترف ہے، وہ تعریف کر رہی ہے، اور نون لیگ کو اس پہ بھی تنقید نظر آ رہی ہے. تو تنقید جہاں تک تو جمہوری حکومت پر ہے وہ ضرور ہو، جس حد تک کرنا چاہیں آپ کریں، پریشرائز کریں. اپوزیشن کے پاس وہ تمام تر اختیارات ہیں. اداروں پر بھی بات کرنا کوئی ٹیبو نہیں ہے. اگر کسی پر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آزادی اظہار کی، جو رائے کی اظہار کی آزادی ہے، اس کے تحت وہ بھی ہونا چاہیے. بٹ بات ریاست پاکستان سے دشمنی کی نہیں آ جانی چاہیے کہ آپ اس کو کسی بھی سطح پر نقصان پہنچانے یا ڈیمیج کرنے کی طرف جائیں. میں سولنگی صاحب تھوڑا سا آپ جی بی کی طرف جاتے ہیں. جی بی بہت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر درجہ حرارت کافی بڑا ہوا ہے، بڑی ایکسٹینسو کیمپین چلی ہے. بلاول صاحب نے بڑا لمبا قیام کیا ہے، مریم صاحب نے بڑا لمبا قیام کیا ہے، مختلف وزراء اور معاونین حکومتی بھی وہاں جا رہے ہیں. بلاول صاحب پر امید ہیں وہاں الیکشن جیتنے کے لیے. پی ٹی آئی جو ماضی کی روایت بتاتی ہے وہ یہ کہ وفاق کی حکومت ہے، تو وہاں پر بننی وفاق کی پارٹی کی حکومت ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کوئی بڑا ڈنٹ تبدیلی اور اوورال اتنی اچھی سیاسی سرگرمی ہونا جی بی میں،
इसको कैसे ओवरऑल देखते हैं आप? हाँ, मैं सिर्फ एक जुमला ज़रूर कहना चाहूँगा जो इंक्वायरी हुई है आईजी सिंध के हवाले से, कि पीपल्स पार्टी ने उसकी तारीफ की है बिलावल ने, इसलिए कि कम से कम आईजी सिंध के हवाले से कोई एक्शन हुआ है। नून लीग जो है वो अभी इस पे अदम इत्मीनान इसलिए जाहिर कर रही है कि जो कुछ कैप्टन सफदर के साथ हुआ और जो कुछ मरियम नवाज के कमरा तोड़कर जो कुछ हुआ, उस पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। दूसरा जो उस पर एतराज़ है वो ये है कि जो कुछ जुमले उसमें डाले गए, जज्बाती रद्द अमल और अवामी दबाव, उस पर तनकीद हो रही है। जहाँ तक इसका ताल्लुक है जीबी के इलेक्शन का, तो रिवायती तौर पर यह होता है कि जिसकी वफाकी हुकूमत होती है उसका असर होता है जी। तो ये टूटना चाहिए मेरे ख्याल में। अब जब ये आईनी तरमीम की बात हो रही है 5वें सूबे के लिए, तो ये तरमीम भी होनी चाहिए कि जब इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर, तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उसी वक्त इलेक्शन हो, ताकि एक ही वक्त में पूरी कौम का फैसला जो है वो सामने आ जाए। अब ये हम देखेंगे कि 15 तारीख को इलेक्शन के बाद वहाँ के अवाम जो है इस असर को कबूल करते हैं, जो वहाँ वुज़रा नौकरियां बांट रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, वो हमारे सामने आ जाएगा। अगर इंतखाबात मुनसिफाना होंगे तब भी लोगों को पता चल जाएगा, और अगर मुनसिफाना नहीं होंगे तो लोग यकीनन एहतजाज करेंगे। लेकिन वो मैं ना मानूं वाली बात भी यकीनन नहीं होनी चाहिए कि जो ना जीते वो कहे जी इलेक्शन में धांधली हुई है। तो अगर बज़ाहिर बेहतर अंदाज में शिकस्त जो हो जिसको वो तस्लीम करे, लेकिन वो यकीनन तभी मुमकिन होता है जब शफाफियत नज़र आए। बातें अब से होना शुरू हो गई हैं कि जी वो इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। ताहिर मलिक साहब, सर आपकी क्या राय होगी क्विकली? मेरी राय में ये देखिए, पहले बड़ा अच्छा स्टेप है कि जीबी में इंतखाबात हो रहे हैं, उनको कुछ आईनी हकूक मिले हैं, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो हमारे इलाके हैं दूर अफ्तादा, इनके इशूज भी डिस्कस होते हैं, और वहाँ जब पाकिस्तान की लीडरशिप जाती है मकामी इशूज पे बात करती है, तो फेडरेशन, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि फेडरेशन स्ट्रांग हो रही। अगर बलूचिस्तान में जलसा हो, इंटीरियर सिंध में हो, जीबी में हो, तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे इंतखाबात से पहले पिछले 5 साल में हमारे मीडिया ने, हमारी पार्लियामेंट ने गिलगित बल्तिस्तान के कितने इशू डिस्कस किए। उनकी कोई गैर मामूली वाकया हो तो वो डिस्कस होता है। तो इंतखाबात का एक पहलू अच्छा ये है कि वहाँ के इशूज और वहाँ के जो लोगों की पब्लिक की डिमांड्स हैं वो सारी इस इंतखाबात में आ जाती हैं। जहाँ तक ये कि इस दफ़ा जितनी मीडिया कवरेज इन इंतखाबात में मिल रही है और इंटरेस्ट है पाकिस्तान सतह पे, ये माजी में हमें कभी कहीं नहीं मिला। और इसमें बिलावल भुट्टो की भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है, जिसमें उनकी तकरीर का कंटेंट भी बड़ा अच्छा है, लोकल इश्यूज पे बेस्ड है। फिर मरियम नवाज वहाँ गई हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नजर आई है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की सतह पे कौमी सियासत में आना है तो पंजाब से बाहर निकलना होगा, तो वहाँ वो गई हैं। इसके बाद इमरान खान साहब गए हैं, वफाकी वज़रा गए हैं। तो ये सारा इस वक्त एक चैलेंज है और एक फोकस है, और इंशाल्लाह लोगों का जो जोशो जज्बा है वो भी काबिल कदर है। जहाँ तक प्रोसेस है वो उसके अंदर इंतखाबात यकीनन साफ और शफाफ होने चाहिए, और होंगे भी, मेरी उम्मीद है। जो चीज़ जो आप हमारे भाई मुर्तज़ा सोलंकी साहब बात कर रहे थे और आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो इंडिया में और दुनिया की दीगर जमहूरियतों में इलेक्शन कमीशन का रोल होता है, और वो नजर आ रहा होता है इलेक्शन में कि उसकी ज़ेरे निगरानी इंतखाबात हो रहे, वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो, वो इंतखाबी अखराजात की हद हो, वो दीगर पहलू हो। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहीं भी नहीं नजर आता। कौमी सतह पे भी आप पिछले इंतखाबात में देख लें, बहुत सी वायलेशन हुई, बहुत सारी फिरका वाराना जमातों को रजिस्टर करा दिया गया, और इसी तरह की और जो RTS सिस्टम फेल हो गया। पिछले उससे पहले मैग्नेटिक इंक था। तो इलेक्शन कमीशन में जो हमने रखा है कि एक रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जो उसके होंगे, लेकिन इदारा ना फाल नजर आता है ना मुतहरिक नजर आता है। बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है मलिक साहब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन कमीशन, और हम तो अरसे से ये बात और इसकी एडवोकेसी करते आ रहे हैं कि मजबूत हो, लेकिन वही बात जो यहाँ पर ज़ेर बहस आई भी, और आप ही ने गालिबन उसकी तरफ इशारा किया था कि इंतखाबी इस्लाहात की भी अगर बात यहाँ पर की जाती है, अल्टीमेटली एक जो रश है, गोल है, वो इक़्तिदार में आने का है। जब पहले भी धरना हुआ, केस टेकअप हुआ, फिर कमेटियाँ बनी,
وہاں پر کیا آؤٹ کم اس کی ہوئی کوئی نہیں جانتا. اب حکومت میں ہو کر بھی اگر کہا جائے کہ اچھے معاملات پر کچھ اصلاحات ہو جائیں تاکہ آئندہ انگلیاں نہ اٹھیں, کسی کو خیال نہیں آئے گا, اور نہ اداروں کو سٹرینتھن کرنے کا خیال کسی کو آتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اتنا خود مختار اور آزاد کر دیں. اس میں سبھی سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں ان کا کردار ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ملوث ہیں. انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ہی اقتدار میں آ کے ایسے اقدامات کریں گے تو کل انہی کے ثمرات آپ کو خود ملیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.